इस वीडियो में हमारी टोन थोड़ी सी सीरियस होने वाली है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी टेक मिस्ट्रीज के बारे में जो कि आज भी अनसॉल्व्ड है। ऑन दैट नोट, लेट्स गो। वक्त आ गया है वक्त में ही थोड़ा पीछे जाने का, और थोड़े से मेरा मतलब है बहुत पीछे जाने का। मैं बात कर रहा हूँ 205 BCE की, और कॉन्टेक्स्ट एप्पल के बनने से ऑलमोस्ट 2100 साल पीछे, क्योंकि हमें मिला है अभी तक का सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म पूरे एंशिएंट वर्ल्ड का, जो कि है एंटी गायथेरा मैकेनिज्म। 30 ब्रॉन्ज गियर्स और एक हैंड क्रैंक से ऑपरेट होने वाला ये एक ऐसा एंशिएंट एनालॉग कंप्यूटर है जो कि मिला था एट द बॉटम ऑफ द सी। ये जो डिवाइस था ये सन, मून, अर्थ ऐसे ही काफी सारे प्लैनेट्स की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए काफी ज्यादा केपेबल था। बट सोचने वाली बात ये है कि 205 BCE से अप्रोक्सीमेटली 1700 साल बाद सबसे पहला रिकॉर्डेड मैकेनिकल एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक बनाई गई थी। 100 या 200 साल नहीं, 700 साल भी नहीं, 1700 साल बाद। तो उस वक्त में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे थी, आज भी किसी को नहीं पता है। एंड यस, ये एंटी गायथेरा मैकेनिज्म 20th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज भी मानी जाती है। वक्त आ गया है अब इस 205 BCE से आगे बढ़ने का, और हम जाते हैं 1977 में, यानी कि 1977 में, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है जेरी एमन से। जेरी एमन SETI का एक वॉलंटियर है। SETI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। लेकिन 1977 ही क्यों? वेल, क्योंकि 1977 में जेरी एमन को मिलता है दबाव सिग्नल। 1977 में डीप स्पेस से मिला गया दबाव सिग्नल एक ऐसा मिस्टीरियस रेडियो वेव सिग्नल था जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा थी अभी तक की। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड नहीं, ये था अप्रोक्सीमेटली 72 सेकंड्स का, 1 मिनट 12 सेकंड की। जेरी एमन अपनी इस डिस्कवरी से इतना ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने लिटरली इस सिग्नल का प्रिंट आउट निकाला और उसके ऊपर अपने ही राइटिंग में लिख दिया वाओ, और वहाँ से नाम पड़ा द वाओ सिग्नल। एंड यस, दिस कुड हैव बीन अ बिग स्पेकुलेशन फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, बट जेरी एमन, जिस बंदे ने इसको ढूंढा था, उसको लगा कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का नहीं है, ये सिंपली एक ह्यूमन सिग्नल है जो कि आउटर स्पेस में किसी डेब्री के चलते बाउंस बैक हो गई और हमें वही रिसीव हुई है। इनफैक्ट 1994 के एक इंटरव्यू में भी जेरी एमन ने यही कहा कि अगर ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर हाईली इंटेलिजेंट स्पीशीज के द्वारा भेजा गया कोई सिग्नल है तो ये एक बार से भी ज़्यादा बार हो सकता था, ये नहीं हुआ। हाउएवर, रिसेंट टाइम्स की बात करें तो ऐसे काफ़ी सारे सिग्नल्स स्पेस से मिलते रहे हैं टाइम टू टाइम, जिनको अभी भी डिकोड करा जाता है। कुछ हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो क्या ये वाओ सिग्नल भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं देता? आप समझदार हैं। अब द वाओ सिग्नल को हुए 10 साल बीत चुके हैं और अब सरफेस पे आता है द मैक्स हेडरूम इंसिडेंट ऑफ 1987। जो कोई भी 1980s का नहीं है, ऑब्वियसली मैं भी हूँ, मैंने इस बारे में पढ़ा। अब मैं तुमको समझाता हूँ कि आखिर एक्चुअली एग्जैक्टली हुआ क्या था। जिन लोगों को नहीं पता, मैक्स हेडरूम कुछ ऐसे इतना क्रीपी नहीं था। बेसिकली ये एक फिक्शनल AI कैरेक्टर था और एक स्पोक्समैन था न्यू कोक का। बट एक चीज़, इसको फेमस न्यू कोक ने नहीं किया, इसको फेमस किया एक ऐसे हैकर ने जिसने शिकागो में एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हाईजैक कर लिया। उस हैकर ने एक लाइव टीवी की पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हाईजैक किया, उसके ऊपर अपनी वीडियो लगाई जहां पे वो खुद ड्रेस्ड अप था एज द मैक्स हेडरूम और उल जुलूल की हरकतें कर रहा था। ऐसा कुछ उसने क्रीपी भी नहीं किया, बट इन दी एंड उसने एक क्रीपी मैसेज छोड़ा, और वो अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बट अपनी इन हरकतों की वजह से उसने पूरी की पूरी शिकागो को हिला के रख दिया था कि आखिर उसने किस तरीके से किया। जैसे कि आपको पता है टॉपिक क्या है, अनसॉल्व्ड है, तो ये अनसॉल्व्ड कैसे रहा? वेल, जितनी मिस्टीरियसली वो आया था उतनी मिस्टीरियसली चला गया, किसी को आज भी नहीं पता वो कौन है। कुछ स्ट्रे आर्टिकल्स इस टॉपिक के ऊपर छिड़े थे। एक रेडिट यूजर ने इनफैक्ट ये भी क्लेम किया था कि मैं जानता हूँ कि मैक्स हेडरूम इंसिडेंट वाला बंदा कौन है वो हैकर, पर उसके पास ज़्यादा प्रूफ थे नहीं, इसलिए उसकी बात को भी नज़रअंदाज किया गया। और आज भी उस हैकर की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। वो जिंदा है, कहाँ रहता है, किसी को कुछ नहीं पता। वक्त आ गया है टाइम के डायल को थोड़ा सा बढ़ाने का, जब हम पहुंचते हैं साल 2000 के अंदर, टू बी प्रिसाइज नवंबर 2, 2000, जब एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम के ऊपर एक अननोन यूज़र अचानक से एडमिट होता है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इस सदी के एक बहुत बड़े और बहुत कंट्रोवर्शियल टाइम ट्रैवलर के बारे में, जिसका नाम है जॉन टाइटॉर। दिन था नवंबर 2, 2000, जब नॉर्मली एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम पे एक आदमी
एडमिट होता है जिसका नाम था जॉन टाइटोर, जिसने लोगों को बताया कि 2036 से मैं आया हूँ और मैं गया था 1975 में IBM 5100 नाम का एक कंप्यूटर लेने, क्योंकि आगे जाके मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बट 2036 वापस जाने से पहले मैं देखना चाहता था कि 2000 में जो Y2K प्रॉब्लम है उसको लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया है या नहीं। उसके ये पोस्ट करने के कुछ वक्त के बाद ही इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया, जहाँ पे कुछ लोग मान रहे थे कि टाइम ट्रैवलर है और कुछ लोग इसको सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे। अब ऑब्वियसली जब भी ऐसा कोई डिस्कशन होती है तो लोग प्रूफ मांगते हैं। लोगों ने मांगे प्रूफ, कई लोगों ने प्रूफ मांगे और उसने प्रूफ दिए। जॉन टाइटोर ने ऑनलाइन C204 नाम की एक टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट की अपनी एक फ़ोटो भेजी, जिसको वो क्लेम कर रहा था कि ये है मेरी टाइम मशीन। और ये पोस्ट देखकर लोगों के होश उड़ गए, लोग काफ़ी ज़्यादा उसके फॉल में हो गए। बट अभी भी कुछ लोग स्केप्टिकल थे और उन लोगों ने पूछा कि अगर तुम फ्यूचर से हो तो तुम्हें पता होगा कि फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, ताकि हम तुम पे ट्रस्ट कर सके, तो हमें कुछ बताओ कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो उसने कुछ क्लेम्स किए, काफ़ी सारे सही हुए, कुछ गलत भी हुए। कुछ क्लेम्स सही हुए, कुछ गलत हुए, बट ज़्यादातर गलत थे। स्टिल सुन के देखो उसके क्लेम्स। उसने कहा कि पेरू के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, एंड टू एवरीवन्स शॉक साल 2001 23 जून में पेरू को अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसने कहा कि स्पेस शटल्स में जो ओवर हीटिंग की इशू है उसको सॉल्व करो, वरना आगे जाके दिक्कत हो सकती है। एंड कुछ साल बाद 21 फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट भी इसी रीज़न की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से ही, अपनी उड़ान के दौरान ब्लास्ट हो गया। बट काफ़ी ऐसे क्लेम्स थे जो कि गलत भी प्रूव हुए। उसने कहा कि ओलंपिक गेम्स 2004 के बाद कभी नहीं होगा, बट आज भी ओलंपिक गेम्स होते हैं। उसने कहा कि सेकेंड सिविल वॉर अमेरिका में जब होगी उसके बाद ओमाहा नेब्रास्का वहाँ का कैपिटल बन जाएगा। एंड तुम जानते हो कि इस वक्त क्या सीन है। इंटरनेट इस बारे में डिस्कस कर रहा था कि कितना ज़्यादा आदमी क्रेडिबल है, क्या इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या ये एक्चुअल में कोई टाइम ट्रैवलर है भी कि नहीं। और इतने में ही मार्च 24 आता है 2001, जब यही जॉन टाइटर का अकाउंट बंद हो जाता है और आज तक जॉन टाइटर के अकाउंट से और कोई भी पोस्ट नहीं की गई। वो वापस पहुंचा, स्टक हो गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता। उसके बहुत क्लेम्स गलत हुए, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी के कई इतने सारे क्लेम्स सही भी प्रूव हो और इतने ज़्यादा प्रिसाइजली। आज भी इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है और माना जाए तो आज भी काफ़ी हद तक इंटरनेट इन दो भागों में ही बटा हुआ है कि क्या वो क्रेडिबल था या नहीं। नंबर 5 से मैं सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हमने भी बात की है, जो कि है आज तक की इंटरनेट एज की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और एलैबोरेट गेम, सिकाडा 3301। ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स पजल गेम है, ऑनलाइन बनाई गई थी और ये सरफेस हुई थी 2012 के अंदर। लोगों का मानना है कि ये किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप की थी ताकि हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स को रिक्रूट किया जा सके। जहां कुछ लोग सोचते थे कि NSA वगैरह से जुड़ी है, NSA हो गया, MI6 हो गया या फिर CIA हो गया, वहीं कुछ लोग मानते थे कि ये सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट है और कुछ लोग ये तक मानते थे कि ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी गेम है, ओरिजिनली फाउंड एट ग्राउंड जीरो फॉर इंटरनेट फोकलोर। ये अभी तक की सबसे ज़्यादा एलैबोरेट गेम है। बट तुम लोग सोच रहे होगे कि कितनी ही एलैबोरेट होगी, राइट? अगर तुम्हें क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है तो फिर भी तुम शायद ही इसका लेवल 1 भी क्लियर कर पाओ। ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या कोई इसको सॉल्व कर पाया? बहुत ही ज़्यादा कम लोग कर पाए। जहाँ पे एक नोटेबल आदमी था 34 ईयर ओल्ड जोल एरिक्सन, जो कि बेसिकली क्रिप्टो सिक्योरिटी रिसर्चर एंड डेवलपर था। जो कोई भी इस गेम को सॉल्व कर पाता था, इस पजल को सॉल्व कर लेता था, उसको इन्विटेशन भेजा जाता था कि जॉइन सिकाडा 3301। बट ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर करती क्या है, कैसे करती है, इनफैक्ट क्यों करती है, ये भी आज तक किसी को नहीं पता। ऑलराइट, वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर तुम्हें गैजेट्स का शौक है तो अभी कभी सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब आने वाली है कुछ गैजेट्स के रिगार्डिंग वीडियोज़। ऑन दैट नोट, सी यू।